गड़बड़ हो जाता है बहुत से स्टूडेंट्स का, तो देयर इज अ नीड टू मतलब एक गैप करना पड़ जाता है। तो आपके साथ एक अच्छी बात है कि इंशाल्लाह यू विल नॉट नीड दैट। मेरी बात समझ में आ रही क्या आपको? यस सर। ठीक है। और उसके लिए आप लोग एक एक डिटर्मिनेशन भी रखिए कि नहीं, कि सभी को एक डॉक्टर बनना है, जो भी आपका एम है, नीट निकालना है, एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, सबको टॉप रैंक लाना है। ये जब तक आपके दिमाग में इधर नहीं होगा ना, कोई कोई कुछ कर ही नहीं सकता आपके साथ। मतलब वो आप कहते हैं, कहने को तो बहुत कुछ इंसान कहता है, इधर है कि नहीं, अगर इधर है वो ना, तो आप खुद ब खुद वो करते हो। इधर नहीं है तो फिर वो बात नहीं आ पाती। तो आई होप एवरीवन इज हैविंग अ फोकस ऑन दैट। और अगर देखा जाए तो आप लोगों को क्या लगता है, जो टाइम बचा है अभी, जैसे 16 जुलाई को 17 जुलाई को इस बार का नीट होगा, वो तो आप दोगे नहीं। अगले साल मान लेते फिर से जुलाई में ही हो गया एग्जाम, तो एक साल का मामला, मान लीजिए एक साल 11। आपको क्या लगता है टाइम ये कम है कि ज्यादा है? सर कर लेंगे। कर लेंगे, ओके। नहीं, मैं पूछा टाइम क्या लग रहा है, कम टाइम लग रहा है ज्यादा टाइम लग रहा है? जो एक साल बचा हुआ है अभी आपके पास, 11th भी पढ़, 12th अभी पूरी पढ़नी है, फिर 11th रिवाइज करनी है, फिर कम है। सभी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें इस तरह। डल पार्टिसिपेशन मजा नहीं आएगा, अभी बहुत लंबा चलना हम लोग को। कम लग रहा है, अच्छा कैसे कम लग रहा है बेटा? मतलब कम लगने की क्या वजह लगती है? मतलब मैं आप कमेंट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आस्किंग योर ओपिनियन, क्यों कम लग रहा है? सर हमारा क्योंकि +1 का भी अभी रहता है रिवाइज करने को। ओके ओके, +1 11th क्लास का भी रहता है। और किसी की ओपिनियन कुछ? और कोई कुछ कहना चाहे? फिजिक्स होती है, उसमें न्यूमेरिकल्स के लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है सर, Very बहुत good. ढंग से। तो सर उसके लिए फिर हमें टाइम चाहिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये कहना चाह रहे हैं आप कि सर हम समझ तो जाते हैं, हमें याद भी जाता है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं होगा तो विद इन टाइम हम कर नहीं पाएंगे, है यस ना? सर। यही, और अगर कर भी लेंगे तो Yes, क्वेश्चंस sir. और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं। और ये बहुत अच्छी बात बोले उन्होंने कि बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन भी हम लोगों का, एक भैया है या एक दीदी है जो भी बहुत अच्छी थी पढ़ने में, लेकिन कंपटीशन में मामला रह जाता है। उनसे पूछोगे तो यही बताते हैं, नंबर उनके अच्छे आते हैं, नंबर बढ़िया आते हैं, 500 550, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता। मेहनती भी बहुत है, क्या वजह रह जाती होगी भाई? 550 500 नंबर ले आया तो खराब तो था नहीं, क्या वजह रह जाती होगी? यही सर वजह रह क्वेश्चन जाती। छूट जाते हाँ होंगे जी, उनके क्वेश्चन फिजिक्स के। छूट जाते होंगे, टाइम ज्यादा ले लिया था समझने में, उसको टाइम ज्यादा ले लिया, और वो कर लेगा बाद में, ऐसा नहीं वो कर नहीं पाएगा, लेकिन उस टाइम में विद इन टाइम फ्रेम में नहीं कर पा रहा। उसकी वजह क्या होती है? लैक ऑफ प्रैक्टिस। Yes. फॉर्मूला उसको याद था, कंसेप्ट उसको याद था, लेकिन जब लिखने लगा तो हल्का सा मिसिंग मिसिंग सा लग रहा है, और वो टाइम ले गया। ये सब चीजें आपको आपके लक्ष्य से, आपके एम से दूर कर देती है। पहली क्लास है, 12th क्लास की, इसलिए मैं आपसे ये बातें कर रहा हूँ। फिर 1-2 दिन बाद तो फिर सिलेबस ही चलेगा, क्योंकि शुरुआत में माइंड मेकअप तो वो नहीं होना चाहिए। तो अगर देखा जाए ना, तो टाइम कम नहीं है, अगर आप प्रॉपरली और रेगुलरली इसको इस्तेमाल करें, बहुत इनफ टाइम है। मैं ये नहीं बोलूंगा ज्यादा है, लेकिन इनफ है। ज्यादा नहीं बोलूंगा, इनफ है। हाँ, लेकिन अगर आपने सीरियसली पढ़ाई नहीं की, रेगुलरली नहीं किया, अभी आप सोचे कि यार अभी तो 14 महीना 12 महीना बचा है, तो फिर ये यकीन मानिए कि आपको हर वक्त कम पड़ेगा। क्योंकि आपको बिल्कुल सही स्टूडेंट ने कहा कि सर +1 का भी तो रिवाइज करना होगा, और अभी आपको 11th क्लास का भी ताजा ताजा याद है। जरा सोचिए 5 महीने बाद जब आप 12th में पूरी तरह घुस चुके होंगे, 11th का याद रहेगा आपको? सोचिए जरा, मतलब कोई मशीन तो है ना, बहुत सारी चीजें भूली भूली रहेंगी। अगर याद भी रहेंगी तो बिल्कुल जबान पे, टच पे तो नहीं रहेगा ना, इट विल बी टेकिंग टाइम। तो उसको रिवीजन के लिए चाहिए होगा, और वो 11 12 का मिला के विद इन टाइम फ्रेम। तो हमारा एम जो है ना, वो 1-2 दिन का नहीं है, सीधा अगला नीट 23 वाला है, 2023 वाला, और उसी के अकॉर्डिंग बात होती है। जो बड़ा सोच रखते हैं कि भाई लंबा एम है तो बात भी वैसी होगी, तो हम पहले दिन, बीच वाले दिन और आखिरी दिन, हर दिन हमारी बात वैसी ही होगी कि हमें वो लक्ष्य कैसे हासिल करना है। जब वो हासिल हो जाएगा तो देखा जाएगा, ठीक है? तो वेदर इट इज द फर्स्ट डे, मिड डे और द एनी डे। और आपका भी एटीट्यूड ऐसे ही होना चाहिए बेटा, आपका भी एटीट्यूड ऐसे ही होना चाहिए भाई, कि टाइम कम ज्यादा नहीं। जो स्टूडेंट कह रही है या कह रहा है कम समय, इसका मतलब वो इस बात की फिक्र रख रही है कि मुझे 11th को रिवाइज भी करना है। और जिसको लगने लगा कि अभी बहुत टाइम है,
इनफ टाइम है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ज्यादा टाइम है, बट इनफ टाइम है हमारे पास। ठीक है, तो ये बातें कुछ नहीं, आपको एक इंट्रैक्शन था। आई होप सभी के साथ 11th क्लास अच्छा बीता होगा, जो कम ज्यादा रहा लॉकडाउन में बीता, क्या ही कर सकते हैं, थोड़ी बहुत स्टडीज इफेक्ट तो हुई थी, बट नाउ इंशाल्लाह इट विल बी ऑल फाइन ऑन अ प्रॉपर टाइम। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, 12th क्लास की फिजिक्स। ठीक है, और एक बात बताए, बहुत ये वाला और मजेदार है इसमें। अच्छा, मैं आपको पूरा ओवरव्यू देता हूँ, तो फिर उसके बाद आपको एक मजा आएगा। ठीक है, तो मैं जो हूँ स्टार्ट करता हूँ क्लास। आप सभी लोग अच्छा एक नया नोट्स, आई होप सभी लोग एक नए नोट्स, नई कॉपी वगैरह ले आए होंगे, ताकि जो बातें और कैजुअली नहीं लेना मेरे भाई। देखो, मैं आपको देख नहीं रहा हूँ, कोई टीचर आपको देख नहीं रहा है, आप मुझे देख रहे हो, क्या आप कर रहे हो मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता। बस एक ट्रस्ट का मामला है कि आप प्रॉपरली चीजों को कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं। नोट्स अच्छे बने होते हैं तो उससे एक फायदा होता है, आप रिवाइज अच्छे से करते हैं, कभी भूल गया तो फौरन 5 मिनट में रिवाइज कर लिया, इंटरेस्ट बना रहता है। तो आई होप नया क्लास है, नया सेशन है, जो होमवर्क मिलेगा आप उसको पढ़ोगे, होमवर्क के अलावा खुद से बहुत सारी चीजें पढ़ोगे और प्रॉपरली अपने काम को करते रहोगे। ठीक है, और मैं एक बात और बताऊं आपसे कि ये सारा का सारा स्टूडेंट नहीं करने वाला, सभी स्टूडेंट ये नहीं करेंगे, कुछ ही करेंगे। कुछ मतलब मैं उम्मीद करता हूँ मेजोरिटी ये काम करेगी, लेकिन हाँ मैं इतना जानता हूँ कुछ तो होते ही हैं जो डल होते हैं, जो गड्ढे होते हैं, तो क्या ही कर सकते हैं, जो होंगे वो होंगे, आदमी खुद पहचान ले वो क्या है। चलिए, तो देखिए अभी तो मैंने टॉपिक डाल रखा है, मैंने आपको 12th क्लास का थोड़ा फिजिक्स का थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। और अच्छा, नीट के स्टूडेंट को फिजिक्स डराती है, लेकिन ऐसा नहीं बेटा, बहुत सारा पार्ट ऐसा है फिजिक्स में जो बहुत आसान होता है। तो देखिए क्लास 12 की फिजिक्स को अगर आप क्लासिफाई करेंगे ना, तो ब्रॉडली 3 पार्ट में होता है। एक होता है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अच्छा, आशु सर की क्लास हुई क्या आपकी फिजिक्स की? यस सर। उन्होंने ऑप्टिक्स स्टार्ट किया होगा ना? ठीक है, तो सर ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, मैं इधर से आपको बताता हूँ कौन सा पार्ट स्टार्ट करूंगा। तो क्लास 12 की फिजिक्स को 2 पार्ट में लेके चलते हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें लगभग 6 यूनिट्स होते हैं, और एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग पूरा बुक 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाता है। और दूसरा पार्ट कहलाता है ऑप्टिक्स, जो कि आशु सर ने स्टार्ट किया है, जो बुक का एनसीईआरटी बुक पार्ट 2 का आधा होता है, हाफ पार्ट। ठीक है, इसमें लगभग 2 से 2 यूनिट होते हैं, करीब 2 से 3 यूनिट होते हैं। और उसके बाद तीसरा पार्ट जो कहलाता है वो होता है मॉडर्न फिजिक्स, और सेमीकंडक्टर भी बोल देते हैं इसको, मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस। ठीक है, अब आपको देखिए ये पूरी बुक बने, तो अभी फिलहाल मैं जो पार्ट लेके चलूंगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला, ये वाला, और आशु सर ये वाला लेके चलेंगे, ऑप्टिक्स वाला। जब ये चीजें चलती रहेंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपका लगभग पूरे 12th का 60% ले लेगा, और ये आपका ले लेगा करीब 15% यू कैन से, और ये आपका ले सकता है 25%। ये आपका 55 to 60% ये पोर्शन कवर कंप्लीट करता है। तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म देखेंगे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 6 यूनिट में डिवाइड किया गया, मैं बताता हूँ क्या। मॉडर्न फिजिक्स वाला जो पार्ट है, इससे इस बार नीट में 7 क्वेश्चन आए थे। कितने आए थे बेटा? 7 क्वेश्चन। और आप ये समझ लीजिए कि ये 7 क्वेश्चन का मतलब आप बताइए कितने मार्क्स हो गए? 28। और ये आपको बता दें, हम सबसे इजीएस्ट पार्ट होता है पूरे फिजिक्स का, इजीएस्ट पार्ट। आप लोगों ने 11th क्लास में मैकेनिक्स पढ़ी? यस अब सर। मैकेनिक्स में 5 यूनिट थे, मोशन इन वन डायमेंशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, वर्क और एनर्जी, रोटेशनल मोशन, ये सब कुछ, कोलिजन। उससे टोटल कितना क्वेश्चन आता है पता है? 8 क्वेश्चन। कितना आते हैं बेटा? 11th क्लास की मैकेनिक्स। और इसको पढ़ने में कितना टाइम लग गया? पूरी 11th लग गई, और दिमाग भी खराब हुआ। और यू कैन से दिस इज द टफेस्ट पार्ट। यस सर। 8 से 9 क्वेश्चन। अब आपको मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि ये देखो, और ऑप्टिक्स से आया था इस बार 1 2 3 4 4 to 5 क्वेश्चन, मुझे याद आ रहा है, 2 2 4 5 क्वेश्चन थे, आई थिंक 4 to 5 थे। मैं ओवर द एनालिसिस कहते हैं ना, ओवर टू 5। तो अब ये बताना बेटा कि अगर हम ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स कर ले जाएं ढंग से, तो क्या हम मैकेनिक्स को ओवरकम कर गए क्या? यस बोलो, सर। हो गया? बोलो ना। और आप कितने भी बुरे हो मैकेनिक्स में यार, 5 क्वेश्चन तो कर ही ले जाओगे। कितने? 3 मान लो, 3 क्वेश्चन छोड़ दिए, तो नीट आसान है। अब इसमें तो आप ये वाला पार्ट, स्टूडेंट इतना होपलेस हो जाता है ना मैकेनिक्स में। अच्छा, लेकिन हाँ एक बात बताएं, लेकिन अगर आपको टॉपर बनना है
तो टॉपर को तो भैया 680 नंबर, 690, 700 नंबर चाहिए, तो वो क्वेश्चन उसको तो मैकेनिक्स भी पूरी करनी होगी। तो अगर आप टॉपर, तो ठीक है, तो ये बात है मैं बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में शुरू में आपको 11th क्लास की जरूरत पड़ेगी, वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, वर्क और एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, मोशन इन वन डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जैसे ही आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पहुंचेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि यार अब 11th क्लास की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो हम अपना 12 अगर किसी का 11th क्लास किसी वजह से गड़बड़ रह गया, चाहे ऑनलाइन की वजह से, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप इरादा कर लो 12th क्लास में आप इतने स्मार्ट हो सकते हो कि यू कैन बी, आप आराम से फिजिक्स का 25 क्वेश्चन अपने हाथ में, 12th क्लास का 45 में से 25 क्वेश्चन यू लेके घूम सकते हो, और 11th क्लास से 15-20 क्वेश्चन उठा लेंगे तो आप 35-40 क्वेश्चन आप अपने हाथ में लेके घूम सकते हैं, अगर आपने 11th क्लास की मैकेनिक्स को हल्का सा कमजोर भी रखा है तो। समझ में आ रही मेरी बात क्या? यस सर। बिल्कुल। ये बात आपको सुन के कैसा लगा ये बताइए जी। सर प्लस 1 क्लास की मैकेनिक्स में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सॉरी फिर से बोलिए, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। सर प्लस 1 क्लास की जो आप बोल रहे हैं कि मैकेनिक्स में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैंने लिखा तो बेटा 8 से 9 क्वेश्चन मैकेनिक्स 1 मतलब रोटेशन तक। फिर मैकेनिक्स 2 मैं आपको बताऊं, वो थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक्स और सॉलिड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वो तो आसान होता है ना, उसमें तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। yes, और बहुत टफ भी नहीं होता, उसमें से आ जाते हैं 5-6 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन मान लेते हैं, ठीक है, 6-7 क्वेश्चन मान लेते हैं, 8 ठीक है। मैकेनिक्स 2 में 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन कराऊं, तो मैं टफेस्ट पार्ट की बात कर रहा था। टफेस्ट पार्ट कौन सा? रोटेशन, प्रोजेक्टाइल, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, ये सब बातें जहां पे थोड़ा सा आप कमजोर सा महसूस करते हैं, और 11th क्लास की शुरू की बात होती है तो थोड़ा सा ध्यान भी नहीं दे पाते। और आप लोग के साथ तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी स्टूडेंट के साथ ऐसा होगा, लेकिन हो सकता है किसी के साथ ऐसा हुआ हो। तो ये जो एनालिसिस हमने पेश किया आपके साथ, हाउ यू आर फीलिंग? जी रिलीफ मिला सर, रिलीफ मिला ना? तो आप आराम से नीट के 30-35 क्वेश्चन अपने हाथ में ले सकते हैं। 35 क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करो 4 से, 35 इंटू 4 करो, जल्दी बताओ कितने नंबर आ रहे हैं? 140 और 140 मार्क्स आप अपने हाथ में आराम से लेके ढूंढ सकते हो। और जो बचा 10 क्वेश्चन है टफ पार्ट, उस टफ में से यार इतने भी गधे, अगर तुम नीट की तैयारी ढंग से करोगे तो 10 में से 3-4 तो कर ही लोगे, 5 तो यानी कि 150 नंबर आप 150-160 तो ला ही लोगे। मैं यकीन दिलाता हूँ कोई 150 ले आया ना फिजिक्स में तो नीट में सिलेक्शन तो रखा हुआ उसका। हाँ, अब उसको रैंकर अगर बनना है, अब उसका 650 नंबर आ जाएगा। अब रैंकर बनना है तो भाई फिर जाहिर सी बात है रैंकर के लिए रैंकर वाला एफर्ट है। तो 12th क्लास में याद रखिए कि भाई जो हो गया बहुत ठीक है। शुरू में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म शुरू का थोड़ा सा परेशान करेगा आपको। मेरी बात सभी सुन रहे हैं क्या? सभी लोग सुन रहे हैं? यस सर। तो शुरू में थोड़ा सा परेशान करने वाला है आपको मैकेनिक्स वाला पार्ट, लेकिन बिलीव मी आप 1 महीने बाद बिल्कुल एकदम ऐसा चलोगे कि आपको 11th क्लास की गड़बड़, कोई मॉडर्न फिजिक्स शुरू होते ही पता ही नहीं चलेगा 11th कहाँ गई, आराम से उड़ा देना। ऑप्टिक्स में जरूरत ही नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा वेव की जरूरत पड़ेगी जो तुम पढ़ के आए हो। तो घबराइए नहीं, 35 क्वेश्चन अपने हाथ में रहेगा। 35 से ओके ठीक है। तो स्टार्ट करें अपना चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। यस सर। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो हम डिवाइड करेंगे 5 पार्ट में, और उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक ओवरव्यू होना जरूरी है हमारे दिमाग में। अच्छा, ऑप्टिक्स में बेटा 2 पार्ट होते हैं, सर ने बताया होगा। एक कौन सा पार्ट होता है? रे ऑप्टिक्स, और दूसरा वेव ऑप्टिक्स। तो सर ने कौन वाला स्टार्ट किया, रे वाला वेव वाला? अच्छा रे वाला, ठीक है। रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स ना आपको क्लास 10th वाले से मिलता रहेगा, तो शुरू में मजा आएगा। तो उसके बाद तो वेव वाला क्लास 11 से मिलता रहता है और रे वाला क्लास 10 से मिलता रहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेटा 5 पार्ट 6 पार्ट में। तो पहला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक लंबा चैप्टर है, चलेगा ये करीब 1 से 1.5 महीना, ठीक है, दिन तक चलेगा। काफी सारे, मतलब ये समझिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप वो सारा कंसेप्ट बनाते हो, बुनियाद डालते हो उन चीजों की जो अगले 6 चैप्टर में इस्तेमाल होने वाले हैं। तो ये बताओ बेटा, बुनियाद स्लो पड़ती है या फास्ट पड़ती है? स्लो। लेकिन अगर बुनियाद पड़ गई तो बिल्डिंग फटाफट खड़ी होती है कि नहीं? यस सर। तो आप देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो कि आपके 12th क्लास का 55 to 60% है, शुरू का जो चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें सारे कंसेप्ट्स की बेसिक बनेगी, बुनियाद बनेगी, जड़ बनेगी। आप एक बार उसको स्लोली बना लेंगे, फिर आप दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां यूनिट
बिल्कुल एक्सेलरेटेड मोड में करेंगे। दूसरा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस करके एक यूनिट होगा, कैपेसिटेंस। ठीक है, तीसरा यूनिट होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद मैग्नेटिज्म। और मैग्नेटिज्म में बेटा दो पार्ट होते हैं, एक होता है क्या मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, कि चार्ज की वजह से, मूविंग चार्ज यानी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो मैग्नेटिज्म पैदा होता है वो पढ़ेंगे, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसको थोड़ा लिख लीजिए अपने फ्रंट पेज की कॉपी पे, ताकि आपको आइडिया रहे कि आप कितना कर चुके। और दूसरा होगा मैग्नेटिक मटेरियल्स, कि जो मटेरियल्स मैग्नेटिज्म शो करते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्यों कोई मटेरियल मैग्नेट है, और बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। इस पे भी क्वेश्चन पूछा था, मैग्नेटिक मटेरियल्स। फिर इसके बाद आपका एक छोटा यूनिट आएगा जिससे दो क्वेश्चन शॉर्ट आते हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 10th क्लास में भी सुना होगा इसका नाम, जब मैग्नेटिज्म पढ़ा होगा आपने, ईएमआई, मोटर, जनरेटर। शॉर्ट में इसको लिखते हैं ईएमआई। पार्टिसिपेट करते रहिए, तभी मजा आएगा आपको। उसके बाद होगा अल्टरनेटिंग करंट, इसका भी नाम आपने सुना होगा 10th क्लास में। ऐसा करंट जो डायरेक्शन वगैरह चेंज करता रहता है, इसको आप एसी बोलेंगे, इसको एसी। और लास्ट में एक यूनिट होगा बहुत छोटा, जिससे एक सवाल तो 100% आता है और एक ही क्वेश्चन आता है, दो क्वेश्चन नहीं आते, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसे कि आपका लाइट वेव हो गया, मोबाइल से जो रेडिएशन निकल रही है वो वाला रेडिएशन हो गया, वो सारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं ना। साउंड वेव तो मैकेनिकल वेव हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे EMW या EM वेव्स करके। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये है आपका यू पार्ट। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब समझ रहे, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड चीजों को आपको पढ़ना है। और आप अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म देख रहे हैं कि नहीं? यस सर। तो ये चैप्टर, ये 5-6 यूनिट बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार बनने वाले हैं, अगर आप इसके साथ ईमानदारी से काम करते हैं। और ये पूरा 6 का 6 यूनिट एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। उस प्रॉपर्टी का नाम है चार्ज। क्या नाम है? चार्ज। ठीक है, तो आज हम जो है पहले शुरुआत करेंगे चार्ज से रिलेटेड। ये 6 के 6 यूनिट, यानी हर मैटर की प्रॉपर्टी होती है, दो मैटर की दो प्रॉपर्टी होती है, एक होता है मास, एक होता है चार्ज। तो जो दूसरी प्रॉपर्टी है मैटर की, चार्ज, उसकी वजह से ये कुछ प्रॉपर्टीज पैदा होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। उन फिनोमेना पे बेस्ड 6 चैप्टर्स बनाए गए हैं। इन 6 चैप्टर को पढ़ेंगे और बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि आपके आसपास की चीजें ये दिखने वाली है। ठीक है, चले आज। यस सर। तो आज हम अपना पहला यूनिट स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो यूनिट आप डाल सकते हैं, माय यूनिट 1 इज व्हाट? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, यानी रुका हुआ करंट, यानी चार्ज एट रेस्ट भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है चार्ज से, तो आप बोल सकते हैं इसमें आप जो कुछ भी पढ़ेंगे, चार्ज मूव नहीं कर रहा होगा, चार्ज रेस्ट पे होगा। और बेटा जब आप ना ये चैप्टर पढ़ेंगे, ये वाले चैप्टर, ये पूरे चैप्टर करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये इन सब में क्या होगा? चार्ज किस में होगा? मोशन में। इन 5 यूनिट में क्या होगा? चार्ज किस में? मोशन में। और ये जो पहला चैप्टर आप पढ़ेंगे, आप इसको लिख लीजिए, इसमें चार्ज क्या होगा? चार्ज किस में रहेगा? रेस्ट में, यानी चार्ज रुका हुआ होगा। ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में चार्ज रेस्ट पे रहेगा, मूव नहीं करेगा। बाकी इन 6 चैप्टर में चार्ज क्या होगा? मोशन में होगा। और ये वाला जो चैप्टर है ना, इसमें चार्ज एक्सेलरेट हो रहा होगा। आई होप आपको एक आइडिया हो रहा होगा पूरे फिजिक्स का कि क्या क्या होने जा रहा है। और कुछ आइडिया हो रहा है क्या? तो पहले चार्ज रेस्ट पे पढ़ेंगे, फिर उस चार्ज को मूव कर देंगे, और मूव करने के बाद जो छठा चैप्टर आएगा, लास्ट चैप्टर, उसमें चार्ज को एक्सेलरेट कर देंगे। अब क्या कैसे होता है वो चीजें हम इंशाल्लाह धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम वी विल सी दैट दोज थिंग्स। ओके, तो चला जाए आगे। यस सर। ठीक है, तो पूरे चैप्टर में चार्ज स्टैटिक होगा। इसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। स्टैटिक में रुका हुआ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए शुरू में एक ओके, तो पहला फंडामेंटल थिंग है चार्ज। मुझे बताइए सर, आप चार्ज के बारे में देखिए,
चार्ज की बुनियाद पर, चार्ज के बेसिस पे पूरा पूरा चैप्टर बना है, ये पूरा पूरा फिनोमेना अपने आमने सामने आप देख रहे हैं। तो ये जानना तो जरूरी है कि भाई चार्ज होता क्या है, चार्ज कैसे बनता है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कैसे क्या प्रॉपर्टीज होती है चार्ज की। तो चलिए आप मुझे बताइए, चार्ज चार्ज आप सुनते रहते हैं, 8th में भी सुना होगा, 9th में भी सुना होगा, 10th में भी सुना होगा। बताइए क्या होता है चार्ज, व्हाट इज चार्ज? फ्लो ऑफ आयंस। फ्लो ऑफ आयंस नहीं, आयंस तो चार्ज बॉडीज होती है। एटम न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल एटम को चार्ज दे दिया तो आयन बन गया। चलिए चार्ज से मैं पूछा चार्ज है क्या, चार्ज बोलते क्या समझ में आता है, दिमाग में क्या पिक्चर बनता है? जल्दी बताएं, पार्टिसिपेट करेंगे तो ही मजा आएगा, वरना बोरिंग हो जाएगी क्लास। पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। ओके ठीक है, आप बता रहे पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये तो टाइप ऑफ चार्जेस है। चार्ज होता क्या, ये तो टाइप ऑफ चार्जेस आपने बताया। आप सब अच्छा, आप सब लोग फील कर पा रहे हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ओके वेरी गुड। ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी तो बहुत सारी चीजें हैं, लेंथ भी उसकी प्रॉपर्टी है, मास भी प्रॉपर्टी है, करंट भी प्रॉपर्टी है, सब चीज उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये कैरी करता है। जी क्या बोल रहे हैं सर कोई जो आयन जो है वो कुछ कैरी करता है, कोई भी कुछ पर्टिकुलर कैरी आयन। करता है। देखिए तो अगर मैं बोलूं कि हर स्टूडेंट इसको फील कर पा रहा है, लेकिन वर्ड्स में बयान नहीं कर पा रहा है, ऐसा ही है ना? यस हाँ, सबको समझ में आ रहा है। अगर यार बैटरी में चार्ज, हम लोग लाइफ में बोलते भी रहते हैं, चार्ज हो गया, बैटरी चार्ज हो गई, मोबाइल चार्ज हो गया, चार्ज मूव कर गया तो करंट आ गया, लेकिन है क्या चार्ज? तो उसके बारे में सर, जो फ्लो करता है, फ्लो तो पानी भी करता है पूर्णिमा। पूर्णिमा कह रही सर जो फ्लो करता है, फ्लो तो पानी भी करता है, हवा भी करता है। तो सब स्टूडेंट फील कर रहे हैं, वर्ड्स नहीं दे पा रहे। चलिए मैं आपको बताता हूँ, मैटर की अगर आप क्लासिफाई करें मैटर, तो मैटर को ब्रॉडली दो प्रॉपर्टीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है उसकी प्रॉपर्टी के अंदर मास होता है, एक उसकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है चार्ज। तो बता सकते हैं मास की वजह से कोई प्रॉपर्टी बताइए जो दुनिया में आप ऑब्जर्व करते हैं। मैटर की प्रॉपर्टी मास, उस मास की बुनियाद पे कुछ प्रॉपर्टीज अपने आसपास देख रहे हैं आप, बताइए जल्दी। क्या होता है मास की बुनियाद पे, ऑन द बेसिस ऑफ मास, व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यू आर ऑब्जर्विंग? ग्रेविटेशन का नाम सुना है? Yes, sir. What is the cause of gravitation? Which property of matter is responsible for gravitation? Mass. Weight. Okay, weight नहीं, weight is a different thing. Mass is the cause of weight, तो उसका इफेक्ट है ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन की बुनियाद पे, बेसिस पे कुछ फिनोमेना का नाम बताइए जो आप देखते हो कि सर इसकी वजह ग्रेविटेशन है। चलो जल्दी बताओ, दो चार फिनोमेना। सॉरी एक एक स्टूडेंट बताएं, एक एक स्टूडेंट। अर्थ में चलते हैं, दैट इज ड्यू टू बिल्कुल हम अर्थ पे चिपके हुए ग्रेविटेशन की वजह से। और कुछ? सर व्हेन वी थ्रो अ बॉल वो फिर नीचे आती है वापस। ठीक है सर, अगर ग्रेविटेशन ना होता तो बॉल ऊपर चला आता। ठीक है, और कुछ? अर्थ जो रिवॉल्व कर रहा है सन के अबाउट, इसकी वजह क्या है? ग्रेविटेशन। सेंट्रिपिटल फोर्स पता है ना, सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटेशन। मून रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, कौन प्रोवाइड कर रहा है फोर्स? ग्रेविटेशन। ठीक है, ओके वेरी गुड। हम अर्थ से चिपके हुए तो बहुत सारे फिनोमेना जो पॉसिबल हो रहे हैं हमारे आसपास, वो ग्रेविटेशन की वजह से है। अगर ग्रेविटेशन हटा दे तो क्या होगा? सब कुछ तबाह हो जाएगा। क्या ये अर्थ सन के चारों तरफ घूम पाएगा? क्या ये मून अर्थ के चारों तरफ घूम पाएगा? क्या हम जमीन से चिपके रहेंगे? नहीं, सब कुछ बिखर के तबाह हो जाएगा। यस सर। ओके वेरी गुड वेरी गुड। तो ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मास है, मैटर है, जिसकी वजह से ग्रेविटेशन पॉसिबल है। अच्छा, अब उसी मैटर के अंदर, एटम के अंदर एक दूसरी प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं चार्ज। उस चार्ज की वजह से कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। यानी कि हर मैटर के अंदर चार्ज होता है और उस चार्ज की वजह से दो प्रॉपर्टीज निकल के आती हैं। उन दो प्रॉपर्टीज का नाम क्या दिया गया? इलेक्ट्रिकल फिनोमेना एंड मैग्नेटिक फिनोमेना। मेरी बात समझ में आ रही क्या? ठीक है, तो उसी मैटर, वही एटम है, वही एटम के अंदर दो प्रॉपर्टीज हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मास एंड चार्ज। वन इज गिविंग राइज टू ग्रेविटेशन एंड अदर इज गिविंग राइज टू इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अब आप बताइए, क्या आप ये जो चार्ज वाली प्रॉपर्टी, इसका कुछ इंपॉर्टेंस है आपकी जिंदगी में? है क्या? क्या है? कितना इंपॉर्टेंस है? थोड़ा मोड़ा? बहुत बहुत ज्यादा। अरे मेरे भाई, आज की दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी हटा दो तो आप जंगल में जाओगे। आप जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक, इवन सोते हुए अगर घर में पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है,
तो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन ग्रेविटी, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी, और ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी और मैग्नेटिज्म पे भी बेस्ड होता है, और उसकी बेसिस क्या है? चार्ज। ठीक है, तो हम अगर बोले कि सर चार्ज कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो आप बोल सकते हैं इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। आई होप आपको चार्ज के बारे में कुछ फीलिंग आई होगी। यस सर। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which is responsible for electrical and magnetic phenomena which gives electrical, ये नोट लिखते रहिए भाई। अब देखिए मैं थोड़ा स्लो चलूंगा, बहुत ज्यादा स्लो नहीं। एंड मैग्नेटिक फिनोमेना। अच्छा, आप लोग को नोट्स मिल जाते हैं क्या? नो सर। नोट्स? अरे भाई गूगल ड्राइव पे नोट्स अपलोड तो होते हैं। नो सर। क्या सर वो बात कर रहे पिछला लिंक है ना हमारे पास जो आपने नहीं, पहले नहीं, सेंड किया था उससे। मैं कह रहा हूँ कि अभी नया लिंक बन गया है, नए सर। आलम सर से बात सर करिए। नहीं होते, हमें नहीं होते प्रोवाइड नोट्स। सर ठीक है, नहीं तो है आपको सर। कोई बात नहीं, आपको पिछले क्लास का तो प्रोवाइड था ना लिंक, यस सर। आप उसको यूज करते थे। अगर कोई नोट्स टीचर है, आपने मैं जो पढ़ाता था वो आपने कभी उस पीडीएफ को डाउनलोड किया वहां से? यस सर। ठीक है, तो ऐसे ही ये पीडीएफ भी आप डाउनलोड करिएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है लिखेंगे नहीं। आप लिखते रहे, कुछ छूट छाट गया तो उसको आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो चार्ज है फंडामेंटल प्रॉपर्टी। अच्छा, यूनिट क्या होता है भाई इसका? यूनिट हर चीज, हर वेरी गुड, हर फिजिकल प्रॉपर्टी की एक यूनिट होती है। लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो चार्ज इज आल्सो हैविंग a SI यूनिट ऑफ कूलम। साइंटिस्ट का नाम था कूलम, उनके नाम पे ये आया, कूलम्स लॉ। अभी आप पढ़ेंगे कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी पढ़ेंगे। और सीजीएस यूनिट में, जैसे कि लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर और सेंटीमीटर भी होता है। लेंथ, मास का यूनिट किलोग्राम और ग्राम भी होता है। तो वह एक SI यूनिट होता है, दूसरा सीजीएस होता है। तो सीजीएस यूनिट होता है ESU, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और एक कूलम में 3 × 10⁹ ESU होता है। एक डेटा है, बस रट लीजिए, याद करिए। तो ये दो चीज हो गई। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़े, लिखते रहिए। ठीक है, ओके। अब जरा हम आते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के ऊपर क्या होती है। चार्ज की प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले चार्ज क्या है भाई? स्केलर की वेक्टर। चार्ज एक वेक्टर क्वांटिटी है ना? क्वांटिटी। माशाल्लाह। चार्ज के पास डायरेक्शन होता है, हाँ? चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन नहीं होता। यस सर। ओके, चार्ज स्केलर होता है। और इसके कितने टाइप होते हैं भाई? 2 टाइप्स। एक होता है प्लस और दूसरा होता है माइनस। ठीक है, अगर मैं लिखूं, ये बताओ, +20 कूलम चार्ज बॉल ए पे है और बॉल बी पे है -10 कूलम, -30 कूलम चार्ज। ठीक है, बॉल बी पे हमने दे दिया -30 कूलम चार्ज। किस बॉल पे ज्यादा चार्ज है? चार्ज किस पे ज्यादा, ए पे या बी पे? इस पे, ए पे। क्यों बेटा? उस पे 20 कूलम है, उस पे 30 कूलम है। तो आप उसमें किस पे ज्यादा चार्ज है, ए पे कि बी पे? बी। ऑफ कोर्स भाई, ये प्लस और माइनस तो उसका नेचर बता रहा है ना। अमाउंट किसका ज्यादा है? प्लस और माइनस। जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक कार है जो जा रही है +10 मीटर पर सेकंड से, और दूसरी कार जा रही है -20 मीटर पर सेकंड से। तो मैं पूछूं आपसे, ए और बी में किस कार की वेलोसिटी ज्यादा है? बी की। तो मैं पूछूंगा कि बेटा ये प्लस और माइनस क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है, लेकिन अमाउंट तो बी का ज्यादा है ना। इसी तरह मैं पूछूं कि प्लस और माइनस यहाँ पे क्या बता रहा है? ये तो उसका टाइप बता रहा है, लेकिन अमाउंट तो बी का ज्यादा है। अमाउंट तो बी का ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे? चार्ज को हम क्यू से लिखते हैं ना। तो चार्ज ऑफ बी इज मोर देन चार्ज ऑफ ए। प्लस और माइनस उसका क्या बता रहा है? नेचर बता रहा है। अब एक बात याद रखिएगा, ये प्लस माइनस जो सिंबल था ना, ये साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम था फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन साइंटिस्ट ने जब देखा कि भाई 2 तरह के चार्ज होते हैं, एक प्लस और माइनस, तो उन्होंने कहा कि यार एक को प्लस नाम रख दो, दूसरे को माइनस कर दो। ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या होता है? सिंपली ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर 2 चार्ज मिला मैंने तो सिंपली ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, जैसे आप मास को करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट पे आपने 10 कूलम चार्ज दिया, फिर उस पे -5 कूलम चार्ज दिया, तो व्हाट इज द टोटल चार्ज? आप दोनों को जोड़ दो, Q1 + Q2। ठीक है, तो 50 नहीं, अरे कैसे 50? साइन के साथ जोड़ेंगे ना। तो एक होगा +10, दूसरा हो गया
-5, तो +-5 तो हो गया +5। तो सिंपल चार्जेस को सिंपली, क्योंकि स्केलर होता है तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, सिंपल ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यार मुझे एक हैरानी हो रही है, कुछ स्टूडेंट्स अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, तो इट्स नॉट अ गुड सिंबल। अभी प्लीज ज्वाइन द क्लास ऑन टाइम। क्या मतलब है यार, ऑनलाइन हो तो कुछ भी करोगे क्या? एक क्लास का एक डेकोरम होता है, अगर आपको मतलब कोई चीज आसानी से मिल रही है तो उसकी वैल्यू नहीं रखेंगे। यही आप अपने घर पे जो है 50,000 भर के पढ़ते हैं, तो फिर आप उसके लिए बिल्कुल 5 बजे 6 बजे क्लास होती तो आप 5 ही बजे से तैयार होकर निकलते हैं। जितना सीरियस आप लोगे ना उतना ही फायदा होगा। सुन लो मेरी बात, किसी चीज में तब उतना जो आप फायदा उठाते हैं वो आपकी नीयत पर डिपेंड करता है और आपके एफर्ट पर डिपेंड करता है। आप जब चीज को कैजुअली लोगे ना तो आपको कैजुअल आउटपुट भी आएगा। जब आप चीज को सीरियस लोगे ना तो आउटपुट भी सीरियस ही आता है। खैर, हमारा मकसद तो उन स्टूडेंट तक पहुंचना है जो सीरियस है, बाकी जो पहले से गड्ढे हैं तो उनको क्या ही बताया जाए। कोई जिनविन मजा हो तो ठीक है, ओके। अब एक प्रॉपर्टी होगी बेटा ना, अब एक बहुत फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, जिसको हम बोलते हैं क्या, क्वांटाइज। अच्छा, चार्ज कंजर्व होता है। कंजर्व होने का मतलब समझ है, जैसे मास कंजर्व होता है कि चार्ज को हम नहीं, चार्ज क्या होगा, कंजर्व। कंजर्व का मतलब टोटल चार्ज किसी भी सिस्टम का क्या होगा, कांस्टेंट होगा और वो लॉस नहीं होगा। जैसे मिसाल के तौर पे एक बॉल था, उस पर 20 कूलम का चार्ज था, इसको आपने 2 हिस्सों में तोड़ दिया। एक पे अगर आगे मान लो -5 कूलम, तो दूसरे पे कितना आएगा? टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर ये आपने बिफोर चार्ज 20 कूलम है तो आपने उसी ऑब्जेक्ट को 2 हिस्सों में तोड़ा, एक पे -5 है तो दूसरे पे कितना आएगा? माइनस कैसे भाई, +25 आएगा ना, प्लस। ताकि जब दोनों को जोड़ें तो दोनों को जोड़ने के बाद बिफोर चार्ज विल बी इक्वल टू आफ्टर चार्ज। इसको क्या बोलेंगे? इट मींस चार्ज बिफोर विल बी इक्वल टू चार्ज आफ्टर, क्योंकि चार्ज कंजर्व में चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं होगा। अगर कम हो गया इसका मतलब चार्ज आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, अगर ज्यादा हो गया तो इसका मतलब आपने चार्ज को क्या कर दिया, गेन कर लिया, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, चार्ज कंजर्व होता है लेकिन चार्ज पार्टिकल्स कंजर्व नहीं होते। मैं आपको दिखाता हूं क्या मतलब है। चार्ज इज कंजर्व बट चार्ज पार्टिकल्स कंजर्व नहीं हो सकते। मुझे नाम बता सकते हैं चार्ज पार्टिकल्स का? तो इलेक्ट्रॉन्स, वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आर नॉट कंजर्व, आर नॉट कंजर्व। अब आप कहेंगे सर ये क्या आपने बकवास लिख दिया कि चार्ज कंजर्व है लेकिन चार्ज पार्टिकल्स कंजर्व नहीं होते। जरा इसको आप अंडरलाइन करके लिखिएगा, मैं अगले स्लाइड पे आपको समझा रहा हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। ठीक है, चले आगे। So done. ठीक है, देखिए एक रिएक्शन होता है जो आप पढ़ेंगे 7th यूनिट में, जिसको बोलेंगे बीटा डीके। कब पढ़ेंगे आप लोग? जब आप 7th यूनिट पढ़ेंगे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस चैप्टर में ये टॉपिक पढ़ेंगे बीटा डीके। बीटा डीके में क्या होता है, एक न्यूट्रॉन टूटता है प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में। किसमें टूटता है बेटा? एक न्यूट्रॉन टूटेगा, अभी आप इसको 7th चैप्टर में पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स करके होगा। तो प्रोटॉन टूटेगा वहां पे किसमें, सॉरी न्यूट्रॉन टूटेगा, ब्रेक होगा किसमें? Proton and electron. न्यूट्रॉन ब्रेक होगा, ठीक है। और एक और पार्टिकल होता है जिसको आप एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं, उसको भी छोड़ते हैं। अब जरा बताना इधर कितने चार्ज, कितना चार्ज इधर, चार्ज कितना इधर? 0 ओके। और चार्ज पार्टिकल कितने हैं बेटा इधर? 0। अरे लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट, क्योंकि 0 चार्ज पार्टिकल, क्योंकि न्यूट्रॉन तो चार्ज होता नहीं। ओके ठीक है, अब जरा इस साइड पे बात करो, इस साइड की कितना चार्ज आपको पता है? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे इक्वल अपोजिट चार्ज होता है। अच्छा, तो इसका मतलब अगर मैं टोटल चार्ज की बात करूं, टोटल चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज इक्वल होता है, एक पे प्लस और दूसरे में, इतना तो सबको पता होगा ना भाई, कि ये भी बताना पड़ेगा। No sir. ओके हाँ ठीक है, माशाल्लाह, ग्रेट। तो टोटल अगर एक प्लस टू प्लस हो गया, दूसरा माइनस हो गया, तो अगर एक पे प्लस ही होगा तो दूसरे पे माइनस ही चार्ज होगा, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? -0 हो गया ना। तो देखो बेटा, रिएक्टेंट साइड में लेफ्ट साइड में टोटल चार्ज कितना था? 0। और इधर भी कितना हो गया? 0। तो क्या चार्ज कंजर्व हुआ? ओके। लेकिन अगर मैं चार्ज पार्टिकल्स की बात करूं, चार्ज पार्टिकल्स, तो इधर कितने चार्ज पार्टिकल है? 0 न्यूट्रॉन। इधर कितने? 2 पार्टिकल्स, कौन कौन से?
इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन। मुझे बताना कि चार्ज कंजर्व है, क्या चार्ज पार्टिकल्स कंजर्व है? नहीं, No, क्योंकि लेफ्ट साइड में 0 चार्ज पार्टिकल्स और राइट साइड में 2 चार्ज पार्टिकल्स है। यही बात मैंने लिखवाई थी। आई होप समझ में आया क्या? यस सर। नॉट कंजर्व। इट मींस किसी भी रिएक्शन में, मेरा जवाब देना, किसी भी रिएक्शन में क्या चार्ज को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है? नो सर। नो। ओके, लेकिन क्या चार्ज पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? यस सर। यस। किसी भी रिएक्शन में क्या चार्ज को प्रोड्यूस किया जा सकता है? नो। क्या चार्ज पार्टिकल्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है? यस। ये एग्जांपल आपके सामने रहा। तो हमने चौथी प्रॉपर्टी क्या पढ़ ली? चार्ज इज कंजर्व्ड। ठीक है? यस सर। ओके, अगली प्रॉपर्टी है, चलें आगे। यस सर। लिख लिया? अगली प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन देखिए बहुत जरूरी है ये चीजें। अगर आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं इसमें तो गड़बड़ है, क्योंकि दिस इज वेरी बेसिक। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, किसी को कोई एक स्टूडेंट क्वांटाइजेशन नाम पहली बार सुन रहे हैं या सुन चुका है? ओके, कहाँ सुना था? दीदी की शादी में? नहीं सुना था। सुना था क्या? क्वांटम। हाँ, क्वांटम जैसी नहीं। क्या समझते इस चीज से? कोई आइडिया? कोई एनी स्टूडेंट वांट टू गिव सम? स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में। एग्जैक्टली, वेरी गुड। स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में, स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में कोई चीज होती है तो उसको हम क्वांटम या क्वांटाइजेशन बोलते हैं। चलिए अभी समझते हैं कैसे। अगर हम बोले कि हमें अपने ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर पे जाना है और स्टेयर्स के जरिए जाना है, सीढ़ियों पे, तो स्टेयर्स कुछ इस तरह से होते हैं। यस और हम ये मान लेते हैं कि एक स्टेयर 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, बहुत कॉमन एग्जांपल है, मैं हमेशा इसको देता हूँ। तो अगर आप पहला स्टेप है 10 सेंटीमीटर पे, तो उसके बाद कितना हाइट होगा? अगर आपकी हाइट की बात करूं तो हाइट आप पहले 10 सेंटीमीटर पे होंगे, 10 के बाद कहाँ पहुंचेंगे? सीधा 20 के बाद सीधा 30 फिर 40। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरी हाइट 25 सेंटीमीटर है, आप बिलीव करेंगे? आप मैं बोलूं कि मैं सीढ़ी पे चढ़ रहा हूं और मेरी हाइट 25 है, तो मैं यहाँ बीच में लटका हूं, बिलीव करेंगे क्या? नहीं ना, 25 पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि या तो आप 20 पे होंगे, 20 के बाद सीधा 30 पे जाएंगे, यस सर। या तो अगर मैं बोलूं कि मैं 20.4 पे खड़ा हूं तो भी नहीं पॉसिबल है। नो सर। लेकिन अगर मैं मानूं कि इसी में मैंने रैंप बना दी, आपने देखा होगा हॉस्पिटल वगैरह में पेशेंट को ऊपर ले जाने के रैंप लगाते हैं ना। अगर मैं कहूँ रैंप, अब इस रैंप पे मैं बोलूं कि मैं खड़ा हूँ 25 सेंटीमीटर में, बिलीव करेंगे आप? बिल्कुल पॉसिबल है। Yes, sir. अगर मैं बोलूं कि मैं खड़ा हूँ ग्राउंड से 30.2 सेंटीमीटर पे, ये भी बिलीव करेंगे? तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मेरा जो इंक्रीज है वो कंटिन्यूअस है। ओके, तो और यहाँ पे जो मेरा इंक्रीज है वो क्या है? स्टेप्स में। ठीक है, स्टेप वाइज का मतलब है कि ओनली सर्टेन वैल्यूज ही पॉसिबल है, ओनली सर्टेन वैल्यूज पॉसिबल। और कंटिन्यूअस में क्या होगा? ऑल वैल्यूज पॉसिबल। क्या मेरी बात समझ में आई क्या आपको? कंटिन्यूअस और स्टेप वाइज का। इसी स्टेप वाइज को, यानी यहाँ पे आप पैकेट्स के फॉर्म में इंक्रीज कर रहे हैं क्या? 10-10 सेंटीमीटर का पैकेट, इसी को बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? वेरी गुड, इसी को बोलते हैं क्या? यानी कोई चीज अगर वो स्टेप्स में इंक्रीज करती है तो क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज स्टेप्स में इंक्रीज करेगा। तो बेटा मैं यू मस्ट बी नोइंग, रमजान चल रहा है तो आई एम फास्टिंग। आज आपकी पहली क्लास है, टाइम हो गया है फास्ट ब्रेक करने का 45 पे, तो मैं आपसे 5 मिनट बाद मिलता हूँ। ठीक है? ओके, ठीक है। तब से आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक खोलिए 12th क्लास की, और प्लीज टाइम वेस्ट मत करिए, जरा उसको पेजेस को पलटते रहिए, क्योंकि मैं आपसे पूछने वाला हूँ एनसीईआरटी में कुछ कि क्या पढ़ा, और रैंडमली पूछूंगा। ठीक है? ओके, मैं आता हूँ 5 मिनट। ओके सर। ओके स्टूडेंट्स? यस सर। चलिए आप लोग हैं यहाँ, वापस आ जाइए। यू ऑल आर हियर? यस सर। ठीक है। एनसीईआरटी बुक क्या कर रहे थे? एनसीईआरटी पढ़ रहे थे या फिर मस्ती कर रहे थे? पढ़ रहे थे। अच्छा चलिए, वेरी गुड। ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रहा था? क्वांटाइजेशन। बहुत से स्टूडेंट ने बताया सर क्वांटम मतलब पैकेट ऑफ एनर्जी।
तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो कहीं पे जब हम बोलेंगे क्वांटाइजेशन का मतलब कि वो वैल्यू स्टेप्स में इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, तो क्वांटाइजेशन का उल्टा होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब जो चीजें कंटिन्यूअसली कोई भी वैल्यू ले सकती है। तो चार्ज जो होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता, क्वांटाइज्ड होता है, क्वांटाइजेशन होता है उसका, और कुछ सर्टेन वैल्यूज ही पॉसिबल होती हैं। ठीक है, अच्छा इसको हम एक और नाम देते हैं। इट मींस क्वांटाइजेशन का मतलब क्या, स्टेप वाइज, और आई कैन आल्सो कॉल इट डिस्क्रीटाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डिस्क्रीटाइज्ड। एक और टर्म होता है डिस्क्रीटाइज्ड। ये सारे टर्म्स का मतलब एक ही है कि इट मींस द वैल्यू व्हिच विल इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टेप्स, और व्हिच विल इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टेप्स, एंड ऑल वैल्यूज आर नॉट पॉसिबल, ओनली सर्टेन वैल्यूज आर पॉसिबल। उसके अपोजिट में क्या होता है? कंटिन्यूअस। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि अगर आपने गए और पत्थर स्टोन्स रखे हुए हैं 1-1 किलोग्राम, ठीक है, मेरी बात सुन रहे? स्टोन्स, अब आप स्टोन्स को उठाना शुरू किए, तो आप पहले 1-1 किलोग्राम का एक स्टोन उठाएंगे 1 किलोग्राम, अगला उठाएंगे कितना? 2 किलोग्राम, उसके बाद 3। अब बीच में कोई वैल्यू पॉसिबल है क्या मास की? कोई वैल्यू पॉसिबल, क्योंकि स्टोन या तो 1 किलोग्राम का आएगा, फिर 2 आएगा, 2 के बाद 2.5 नहीं आ सकता, 2.5 नहीं आ सकता, सीधा 3 आएगा। तो उसी तरह चार्ज भी जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। अभी देखते हैं कैसे ये चार्ज क्वांटाइज होता है। तो आप लिख लीजिए कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होगा, कि आप इसका मतलब लिख लीजिए चार्ज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन स्टेप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा कि नॉट ऑल वैल्यूज ऑफ चार्ज आर पॉसिबल। नॉट ऑल, क्योंकि स्टेप्स में आ रहा है तो सारी वैल्यूज पॉसिबल। नॉट ऑल वैल्यूज ऑफ चार्ज इज पॉसिबल। ठीक है, इसको नोट कर ले तो मैं आपको समझाऊं कैसे चार्ज क्वांटाइज होता है। कर लिए सर। ये देखिए, अब जैसे मैं पूछूं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर आप सभी को पता होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है? बिल्कुल सिंपल, बीच में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स होते हैं और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना, ऐसे ही तो होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, इक्वल अपोजिट एंड इक्वल चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया कितना? व्हाट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -1.6 × 10⁻19। और प्रोटॉन का उतना ही होता है, लेकिन अब प्लस साइन, 1.6 × 10⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? 0। अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रॉन का मास बता दो, तो मास भी आपको याद होना चाहिए, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। और अगर इसका पूछूं तो 1.673 × 10⁻27। लिखते रहिए, बस एक इंपॉर्टेंट डेटा है। और न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है, प्रोटॉन से, सॉरी, 1.675 × 10⁻27 किलोग्राम। ये आपको डेटा याद होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपसे मैं पूछूं कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को, आपने कभी ये वाला खेल खेला है जब स्केल को या कोई प्लास्टिक लेकर रब करते थे, अभी कागज के छोटे छोटे टुकड़े करके से उठाते थे, मजा आती थी ना स्कूल में? ठीक है, तो वो क्या होता था बेसिकली? ऐसे जब करते चार्जिंग होती थी ना, हम लोग पता नहीं, मैं तो भाई हम लोग बस ये जानते थे चार्ज हो गया, तो क्या उसके पीछे होता था वो नहीं पता होता था। तो बेसिकली जब हम रब करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन्स हेयर में कुछ एटम्स है और इसमें भी एटम है, तो इलेक्ट्रॉन्स हेयर के एटम से और स्पिन के एटम में ट्रांसफर होना शुरू होते हैं। ओके, तो जिससे एक एटम जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा। तो जो गेन करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और जो लूज कर रहा है उसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस तरह से हम जो कंघी होती है या फिर जो पेन होता है उसको चार्ज कर देते हैं। इसी तरह आपने एक और फिनोमेना देखा होगा कि सर्दियों में जब वुलन क्लॉथ्स होते हैं उसको उतारने लगो तो कभी चिटिक से आवाज आती है, स्पार्क टाइप। प्लास्टिक की कुर्सी पे कभी झटके से बैठो तो एक अजीब सा चिंगारी सा निकलता है। तो ये सब क्या होता है? ये सब बेसिकली चार्जिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे। समझ में आया क्या बात? तो इसका मतलब हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन के लूज और गेन से। बॉडी या ऑब्जेक्ट इज चार्ज बाय लूज। और बहुत सिंपल, मैं बहुत आसान लैंग्वेज में बता रहा हूँ, बहुत भारी चीज नहीं बता रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे ये भारी बनेगी। बॉडी इज चार्ज
सिंपली बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत आसान, बहुत कुछ है ही नहीं इसमें, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये जानना एक बार रिवीजन के तौर पे जरूरी है, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो माइनस चार्ज, लूज करेगा लूज करेगा तो प्लस चार्ज। अब ये बताइए कि अगर एक ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है तो न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ? ठीक है, इस पे नो चार्ज का मतलब जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। ठीक है, इट मींस जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमने इससे मान लो इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया एक्स्ट्रा, एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा कितना? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 आएगा। ओके ठीक है। अगर हमने एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, एक के बाद दो ही तो दोगे, तो कितना होगा? -1.6 इंटू 2, जिसको आप बोल सकते हैं -3.2 इंटू 10⁻⁻19। अगर 3 एक और दे दिया तो क्या होगा? इसका 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4.8। अब मुझे ये बताओ कि 1.6 और 3.2 के बीच में कोई चार्ज पॉसिबल है? नो, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के बाद आप दूसरा ही इलेक्ट्रॉन दोगे, 1.5 इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं सकते। अच्छा, 3.2 के बाद जो अगला चार्ज पॉसिबल होगा वो कितना होगा? 4.8। उससे उसके बीच में हो सकता है? नो। तो अब ये बताएं, इसका मतलब यहाँ पे भी स्टेप मिला ई का, ई मतलब इलेक्ट्रॉन चार्ज का, और ये भी ई का। तो अब आप इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो चार्ज करता है ऑब्जेक्ट्स को वो स्टेप्स में कर रहा है क्या? जैसे सीढ़ी आप चढ़ते हैं, लैडर जीना चढ़ते हैं सीढ़ी, तो स्टेप्स में चढ़ते 1 2 3 4। आप हो सकता है बहुत ताकतवर है तो 5 स्टेप चढ़ जाएंगे, लेकिन 5.5 स्टेप तो नहीं चढ़ेंगे ना। तो अब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कैसे क्वांटाइज्ड होता है। समझ में आ रहा है क्या? चार्ज स्टेप में होता है, इलेक्ट्रॉन के स्टेप्स में होता है। मींस नॉट एवरी वैल्यू ऑफ चार्ज इज पॉसिबल। तो किसी ने बोल दिया कि 3 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। तो ओके, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, और सबसे छोटा चार्ज कितना होगा? स्मॉलेस्ट चार्ज इलेक्ट्रॉन का स्मॉलेस्ट चार्ज क्या हो गया? 1 मींस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये सबसे छोटा चार्ज है, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो ये रहा हमारे पास बेसिकली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझा हमने। ठीक है, ओके, समझ गए? तो ओके, इसी को हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। चार्ज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। प्लस माइनस का मतलब है कि ऑब्जेक्ट अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया तो माइनस, और उसने लूज किया तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही? अच्छा, Q क्या हो गया बेटा? व्हाट इज द नेट चार्ज? और E क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻। और N क्या है? होल नंबर। होल नंबर इंटीजर बोल सकते हैं। हाँ, होल नंबर है, इंटीजर बोल सकते हैं। मींस इट विल बी 10 20 1 लाख 2 लाख होल नंबर। ओके फाइन। तो ये रहा हमारे पास, इसको हम बोल सकते हैं दिस इज बेसिकली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का इक्वेशन है, प्लस माइनस एन। अब जैसे मिसाल के तौर पे हम ये बोले कि एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को मैंने 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो कितना चार्ज आएगा उसके ऊपर? यानी ऑब्जेक्ट न्यूट्रल था, न्यूट्रल मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर थे, लेकिन आपने 10⁻2 इलेक्ट्रॉन्स उसको दे दिया, यानी एक्सेस कर दिया, इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, तो कितना चार्ज होगा? तो आप सिंपल कहोगे सर Q इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि गेन कर रहा है, N 10⁻20, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -1.6, 20 और 19 10 आ जाएगा, 10⁻1, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, और ये बन गया -16 कूलम। ठीक है, बहुत सिंपल। ये चीज आपने 10th क्लास में लिखी होगी, जस्ट मैंने एक समरी आपको दी। दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है? यस सर। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कार्बोनेट आयन में कितना चार्ज होता है, हाउ मच का, अगर मैं बोलूंगी बताओ कहाँ, नहीं कूलम में बताइए, कार्बोनेट आयन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कितना प्रोटॉन होता है, कितना न्यूट्रॉन होता है, और कितना चार्ज होता है 1 कार्बोनेट आयन में? यू नो कार्बोनेट आयन को क्या, व्हाट इज कार्बोनेट आयन? CO3 2 नेगेटिव। वेरी गुड, CO3 2 माइनस। चलिए, कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कितना प्रोटॉन होगा, कितना न्यूट्रॉन होगा, कितना चार्ज होगा?
तो कार्बन से बना हुआ है और 3 ऑक्सीजन से बना हुआ है, तो बताना तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? अगर मैं इसको देखूं तो कार्बन और इसमें 3 ऑक्सीजन होगा ना, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और 6 प्रोटॉन होंगे। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। 3 ऑक्सीजन एटम है, तो एक ऑक्सीजन में 8, तो 3 में कितने हो गए? 24। ठीक है, इसी तरह 24 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें भी कितना प्रोटॉन की बात करेंगे तो आपको पता है इसमें 24 इक्वल प्रोटॉन। तो मुझे टोटल कितना इलेक्ट्रॉन मिल रहा है? 24 और 6 30 इलेक्ट्रॉन 30 और 24 30 प्रोटॉन। लेकिन अगर 30 इलेक्ट्रॉन और 30 प्रोटॉन है तब तो ये न्यूट्रल होगा। लेकिन इसमें चार्ज कितना? -2। -2 का मतलब क्या हो गया बेटा? कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस गेन कर रखे हैं। ठीक है, मिस क्या मतलब है? 2 माइनस का मतलब क्या है? 2 एक्सेस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 30 पहले से, मिस 32 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितना होगा? 30। न्यूट्रॉन कितना होगा? हाँ, न्यूट्रॉन कितना? -2 तो उसका माइनस ये बता रहा है कि उसने गेन किया है। जैसे अगर हम बोल दे कोई पॉजिटिव आयन बताएं, जैसे Na+ लिख दें, इसका क्या मतलब? +1 का मतलब क्या है? कि 1 इलेक्ट्रॉन लेस, लूज किया। हाँ 1 इलेक्ट्रॉन लेस है, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। जगह अगर आपने बोला कि NH4+ अमोनियम आयन बोला, क्या मतलब है इसका? +1 का मतलब क्या है? कि इट इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन द टोटल। ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस। यस सर। ठीक है, इसका मतलब Yes, वो sir. 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इज लेस। तो न्यूट्रॉन कितना होगा? इसी तरह जल्दी से कैलकुलेट कर लो। कार्बन का न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं, और ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन भी होते हैं, तो 8 × 3 यस सर। 24 न्यूट्रॉन भी हो गए, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी कितना हो गया? 30 न्यूट्रॉन। 30। चार्ज कितना होगा बेटा? Q = -2 × E लिख दूं क्या? यस सर। 2 माइनस इसलिए क्योंकि गेन किया है, और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया -3.2। तो -3.2 × 10⁻90 कूलम। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी सिस्टम का चार्ज आप कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं, ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बताएं, और एक और प्रॉपर्टी बची है, उससे पहले मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करा देना चाहता हूँ। ठीक है, क्वांटाइजेशन के ऊपर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आप मुझे आंसर बताइए सॉल्व करके। प्रॉपर्टीज समझ में आ गई? कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती? बस ये इलेक्ट्रॉन, आज से मैंने आपको चार्ज के बारे में बताया, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो सब बताया, बेसिक चीजें। ठीक है, और सिलेबस ओवरव्यू दिया मैंने आपको 12th क्लास का। अब मुझे जल्दी से आप पहले पार्ट का आंसर बताइए, पहले क्वेश्चन। इन न्यूट्रल स्फीयर है जिसमें 5 × 10⁻21 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। कह रहा है कि एक न्यूट्रल स्फीयर है जिसमें कितने स्फीयर इलेक्ट्रॉन है बेटा? 5 × 10⁻21। तो प्रोटॉन्स भी इतने ही होंगे क्योंकि न्यूट्रल है। ठीक है, अब कह रहा है 10% इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया, रिमूव किया 10% इलेक्ट्रॉन, तो कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव आएगा ना, इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा। यस सर। कितना, और जितना इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा।
ठीक है, तो आंसर मुझे मिल रहा है। ओके, आरती का आंसर आया। आज जल्दी सभी लोग आंसर दे मुझे। ओके आरती, 0.8 लिखा आपने, क्या लिखा? ओके ठीक है, जल्दी सभी लोग दे। ओके ग्रेट। उज्जवल का भी बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, लेकिन आसान क्वेश्चन का रिस्पांस भी तो जल्दी आना चाहिए। 10% का मतलब क्या हुआ भाई? 100 रुपए का 10% कितना हो गया? 10। 10% मतलब 0.1 से मल्टीप्लाई कर देना। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए हैं वो कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकाले गए हैं वो क्या है? टोटल का 10%, यानी 5 × 10⁻21। इसका 10% का मतलब क्या हुआ? 0.1। 10/100. हाँ बट 10/100, वेरी गुड। 10/100, 10/100 का मतलब 0.1। 10% को मैं लिख सकता हूँ 10/100, यानी 0.1 से आई शुड मल्टीप्लाई। तो 10, तो इट विल बिकम 5 × 10⁻20 electrons removed. It means we have to remove 20. तो Q कितना होगा? चार्ज will be plus any number of electrons कितना? 5 × 10⁻20 into E कितना हो गया? 1.6 × 10⁻−19। अब मल्टीप्लाई करिए और आंसर दीजिए मुझे। तो 1.6 × 5 8 हो गया, और 1020 × -1 10⁻1 80 कूलम प्लस 80 कूलम इज द आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन। ओके 80 कूलम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब जरा मुझे आप ये क्वेश्चन नंबर, ये तो कैलकुलेट, चलिए ये वाला ये बाद में करिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, कल हम इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 3 में कल की क्लास में देखूंगा। यस सर। ठीक है, चलिए मैं आप जरा ये देखिए, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। एनसीईआरटी का एग्जांपल 1.2 मैंने इसको सॉल्व करके जरा मुझे जल्दी से आंसर बताइए। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। 10⁻90 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकंड। एक सेकंड में 10.9 इलेक्ट्रॉन्स मूव किए जा रहे हैं। तो हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू गेट 1 कूलम चार्ज ऑन द अदर बॉडी? तो कितनी देर बाद उस पे 1 कूलम का चार्ज आएगा? जरा सोचिए इस प्रॉब्लम, थिंक ओवर द प्रॉब्लम। कि एक बॉडी से इतना चार्ज दिया जा रहा है, 1 कूलम चार्ज देना है। 1 कूलम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे? पहले ये पता करिए कि 1 कूलम में से इलेक्ट्रॉन्स होंगे कितने। So 1/1.6 into 10⁻⁻10. इतना टाइम लगेगा? यू आर टेलिंग द टाइम बता रहे हैं आप? नहीं, ये तो आप नहीं, मुझे तो गड़बड़ लग रहा है। इतना नहीं होगा, और ज्यादा लगेगा। पहले आप मुझे बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स में कितने इलेक्ट्रॉन देने के बाद, पहले ये तो पता करो भाई। एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जा रहा है, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं 1 सेकंड में। Yes sir. अब इसको 1 कूलम चार्ज बनाने में कितना इलेक्ट्रॉन ले जाना होगा? पहले ये बताइए कि 1 कूलम इलेक्ट्रॉन देने में कितना चार्ज देना होगा इसको। तो पहले ये बताए, तो क्या लिखेंगे? Q इज इक्वल टू एनी। चार्ज कितना? 1 कूलम। एंड E की वैल्यू कितनी होगी? 1.6 × 10⁻−19। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे यहाँ से। अब ये -19 ऊपर जाएगा, +19 बन जाएगा। ओके, और ये आ गया 1/1.6। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एन का मतलब ये हो गया नंबर। इतना इलेक्ट्रॉन देने के बाद उस पर +1 कूलम का चार्ज आ जाएगा। तो डिवाइड करिए, इसको डिवाइड करेंगे तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो विल गेट 0.625 × 10⁻90 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इतना इलेक्ट्रॉन इसको देना है। किसके लिए? अगर 1 कूलम चार्ज करना चाहता है। देखो यार, लेक्चर की शुरुआत बहुत बेसिक होती है, लेकिन धीरे धीरे लेवल बहुत ऊपर जाता है। ठीक है, अगले 5-7 लेक्चर के बाद आप नीट के क्वेश्चंस कर रहे होंगे। ठीक है, तो आई होप यू मस्ट बी गेटिंग। तो अब आप बताइए कि 1 सेकंड में 10.9 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए कितना होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, कि 10.9 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 1 सेकंड, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना टाइम होगा?
भाई ये तो आप सिंपल समझ सकते हैं, So 1 डिवाइड कर divided देंगे। by this. हाँ डिवाइड कर देंगे, 1 डिवाइडेड बाई 10 पावर 9, इट मीन जो टोटल चार्ज है उसको डिवाइड कर दिया 10 पावर 9 से। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है 7-8 क्लास की। भाई टोटल चार्ज पता है और 10 पावर 9 चार्ज 1 सेकंड में जा रहे हैं, तो टोटल टाइम आप डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है, 0.625 इंटू 10 पावर 19, और ये माइनस +9 ऊपर जाएगा तो -9 बन जाएगा। देखिए अभी शुरू की क्लास, इसलिए मैं बिल्कुल छोटी छोटी बातें भी आपको बता रहा हूँ ताकि आपकी कोई कमी ना होगा। तो ये बन जाएगा, दिस विल बी माय 19 - 9 10 पावर 10, इतना आंसर आएगा मेरे पास। अगर 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड जा रहे हैं तो 1 कूलम चार्ज देने में उसको इतना ज्यादा टाइम लगेगा। समझ में आई बात क्या बेटा? Yes, sir. तो पहले आपने पता कि 1 कूलम में कितना टोटल चार्ज होगा, और फिर उसके बाद आपने 1 कूलम के चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर 10 पावर 9 से डिवाइड कर दिया, तो इतना नंबर ऑफ सेकंड्स आ गया टोटल टाइम। दिस इज योर टोटल टाइम। ठीक है, चलिए तो आपकी अगली क्लास का टाइम हो गया, 7:15 पे दूसरी क्लास होती है। तो आप जो मैं आपको कुछ काम दे रहा हूँ आप उसको करके आइएगा। तो आई होप आपको सब चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, आज हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़े हैं, तो अगली क्लास में हम थोड़ा सा और प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ने के बाद कूलम्स लॉ पढ़ेंगे और चार्जिंग मेथड्स पढ़ेंगे। ठीक है, यस सर। तो चलिए मैं आप इस समय आपको सॉरी आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। एनसीईआरटी बुक का आपको मैं कुछ बता रहा हूँ, ये आप पढ़ के आएंगे और मैं रैंडमली पूछूंगा। ये एनसीईआरटी बुक आप सभी के पास होगी, नहीं है तो खरीद लीजिए, नहीं खरीदे हुए हैं तो आप जल्दी से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लें, पीडीएफ नेट पे अवेलेबल है। तो ये पहला चैप्टर जो है सभी को दिख रहा है, यस सर। तो आप इसको पढ़ते हुए पढ़ते पढ़ते पहुंचेंगे यहाँ पे सेक्शन 1.4 तक। आप इसको पढ़ के कल आएंगे जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। सेक्शन 1.4 मैं नहीं कह रहा हूँ आप इतना ही पढ़िए, आप इससे ज्यादा भी पढ़ सकते हैं। आपकी बल्कि सॉरी सेक्शन 1.5 तक पढ़ के आना। कौन सा नोट कर लो इसको, सेक्शन 1.5 तक। भाई मैं रैंडमली क्वेश्चन पूछूंगा, फिर बाकी आप देखिएगा उसके बाद। सेक्शन कहाँ तक पढ़ना है, 1.5 तक सबको पढ़ के आना है। ठीक है, इसके तो और आपको कोई डाउट होगा तो उसको अंडरलाइन कर रहिएगा और मुझसे पूछेगा। धीरे धीरे हम और किताबों के नाम बताएंगे और बुक्स मिलेंगे, मॉड्यूल मिलेगा, आपको क्वेश्चन लाएंगे और एवरीथिंग विल हैपन स्लोली। देखो ठीक है, तो आपका यू हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। और सर पीडीएफ कौन से साइट पर है, आप गूगल पे सिंपल लिख दीजिए एनसीईआरटी क्लास 12 पीडीएफ, फौरन आ जाएगा। एनसीईआरटी की बुक बहुत इजीली अवेलेबल होती है, ठीक है। यस सर। ओके चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू।